Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 21st in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture we studied about solid waste, types of solid waste, hazardous waste, treatment and disposal of solid waste, and solved previous year questions related to these topics. In this lecture we will study about bioremediation, that is the use of biological agents to degrade the environmental contaminants. We will also study about phytoremediations and e-wastes, the sources of e-wastes, health effects of e-wastes, and e-wastes in India. So let's start. Bioremediation. तो बायोरेमिडिएशन क्या होता है? बायोरेमिडिएशन इज द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स. तो बायोरेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं और उससे हम जो इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेट्स होते हैं उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो उसमें जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये या तो इंडिजिनस हो सकते हैं जो कि कॉन्टामिनेटेड एरिया में ही पाए जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो कहीं और से दूर से कहीं लाए गए हों. कुछ कॉन्टामिनेटेड एरिया में अगर ला रहे हैं तो किसी और एरिया में से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाया गया हो. और बायोरेमिडिएशन के भी तरीके होते हैं. एक होता है इन सिटू बायोरेमिडिएशन और एक होता है एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन. तो इन सिटू बायोरेमिडिएशन मतलब कि जहाँ पे हमारा कॉन्टामिनेटेड मटेरियल है उसको उसी साइट पे ही रेमिडिएशन किया जाए, तो वो होता है इन सिटू रेमिडिएशन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है इंडिजिनस भी हो या आइसोलेटेड हो, वो अलग बात है. लेकिन अगर कॉन्टामिनेटेड मटेरियल जो है वो अगर अपने साइट पे ही उसका रेमिडिएशन किया जा रहा है तो वो होता है इन सिटू. और एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन मतलब होता है कि कॉन्टामिनेटेड मटेरियल को अपने जो भी परिवेश है जहाँ पे वो एक्चुअली में था वहाँ से उसको हटा के उसको डिस्प्लेस करके कहीं और ट्रीटेड एल्सवेयर मतलब कहीं और ट्रीट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सिटू बायोरेमिडिएशन. तो जैसा कि हमने देखा कि कॉन्टामिनेटेड मटेरियल को अगर साइट पे ही हम रेमिडिएशन करते हैं तो वो होता है इन सिटू, मतलब कि उसी प्लेस पे. तो उसके भी कई टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं. पहला होता है बायोवेंटिंग. तो बायोवेंटिंग में हम क्या करते हैं? वो होता है सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स टू द कॉन्टामिनेटेड सॉयल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया. इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये कॉन्टामिनेटेड एरिया है, जैसे कि हम यहाँ पे ऑयल कॉन्टामिनेटेड सॉयल देख रहे हैं. उस एरिया में हम वेल बनाते हैं और ये वेल से हम एयर इंजेक्शन करते हैं और न्यूट्रिएंट भी इंजेक्शन करते हैं. तो एयर इंजेक्ट किया और हमने न्यूट्रिएंट को भी इंजेक्ट किया, तो जो ये कॉन्टेमिनेटेड एरिया है वहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई दिया और न्यूट्रिएंट्स भी दिया. तो ये न्यूट्रिएंट्स और एयर का जो सप्लाई होता है उससे वहाँ के जो इंडिजिनस बैक्टीरिया, यहाँ पे हो सकता है इंडिजिनस बैक्टीरिया पहले से अवेलेबल होते हैं और वो इस न्यूट्रिएंट और एयर का सप्लाई मिलने के कारण उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है. फिर वो जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो धीरे धीरे करके कॉन्टेमिनेंट्स को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो इट इज़ यूज्ड फॉर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स दैट कैन बी यूज्ड वेयर कॉन्टेमिनेशन इज डीप अंडर द सरफेस. सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हो गए जैसे कि ऑयल हो गया, कुछ और हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो उसको क्या करते हैं बैक्टीरिया बहुत आसानी से डिग्रेड कर सकता है. इसलिए हम इस टाइप के जो मेथड्स हैं, अगर ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा ये अगर डीप में कॉन्टेमिनेटेड हैं तो वेल बना के हम इसमें एयर और न्यूट्रिएंट इंजेक्ट करते हैं और जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वहाँ इंडिजिनस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और फिर हम वहाँ पर इनको डिग्रेड कर सकते हैं जो कॉन्टेमिनेंट होते हैं. तो इस मेथड को हम बायोवेंटिंग कहते हैं. नेक्स्ट इन सिटू बायोरेमिडिएशन है जिसको हम बोलते हैं बायोस्पार्जिंग. तो बायोस्पार्जिंग में इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस
and enhance the rate of biological degradation of contaminants by naturally occurring bacteria। तो यहाँ पर हम जनरली वाटर टेबल जो होता है हमारा, ये देखिए वाटर टेबल है हमारा ये, और उसके नीचे हम एक एयर इंजेक्शन करते हैं जो कि हाई प्रेशर एयर इंजेक्शन होता है, और वहाँ से जो एयर सप्लाई होता है तो वाटर टेबल के नीचे मतलब वाटर होगा और वहाँ पे हम एयर सप्लाई करते हैं। तो एयर सप्लाई करने से कंसंट्रेशन जो होता है ऑक्सीजन का वो वहाँ पे बढ़ जाता है और वहाँ नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया को ये स्टिमुलेट करता है। ग्राउंड में जो कंटेमिनेटेड जोन है उस कंटेमिनेटेड जोन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है और उसको डिग्रेड करता है। नेक्स्ट इन सिटू बायोरेमेडिएशन है बायो ऑगमेंटेशन। तो बायो ऑगमेंटेशन में जो प्रोसेस है उसमें हमने एक बार पहले भी देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग किसी और जगह से आइसोलेट करके वहाँ लाया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर प्लेस किया जाता है और उनको ग्रो कराया जाता है, जिसके बाद फिर वो वहाँ के जो कंटेमिनेटेड एरिया है उसको धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं। तो बायो ऑगमेंटेशन में होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेड टू द कंटेमिनेटेड साइट टू इनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन। तो एक्स सिटू में हमने देखा था कि जो कंटेमिनेटेड मटेरियल है उसको हम कहीं और ले जाके जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको एक्स सिटू कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं वो है लैंड फार्मिंग। तो लैंड फार्मिंग में क्या करते हैं, कंटेमिनेटेड सॉयल इज एक्सकैवेटेड एंड स्प्रेड ओवर प्रिपेयर्ड बेड एंड पीरियडिकली टिल्ड अंटिल द पॉल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेड। तो कंटेमिनेटेड सॉयल को एक्सकावेट करते हैं, जहाँ पे वो पोल्यूशन फैला रहा था वहाँ से उसको एक्सकावेट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको एक पहले से प्रिपेयर बेड होता है। ये देखिए ये यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे कंटेमिनेटेड सॉयल जो लाया था हमने उसको वहाँ पे हमने स्प्रेड कर दिया और उसको टिल किया। उसको हमने स्प्रेड करके उसको हमने जैसे खेत को जोतते हैं उसी तरह उसको भी टिल किया और उसको पीरियडिकली ये करते जाते हैं ताकि धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पर पोर्स बनते हैं। वो टिल करने का कारण क्या है, उस पर पोर्स बनेंगे और वहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे उनका ग्रोथ होगा और उस ग्रोथ के कारण वो फिर बाद में डिग्रेड करेंगे इनमें जो कॉन्टेमिनेंट मटेरियल्स होंगे उनका। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, द गोल इज टू स्टिमुलेट इंडिजिनस बायोडिग्रेडिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फैसिलिटेट देयर एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स। दूसरे टाइप का जो बायोरेमेडिएशन होता है एक्स सिटू वो होता है बायोरिएक्टर्स। इसमें क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल जैसे कि सॉयल हो गया, सेडिमेंट्स हो गया, स्लज हो गया और वाटर थ्रू इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम। तो बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं जो कि एक तरह का कंटेनमेंट सिस्टम होता है, उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं कंटेमिनेटेड मटेरियल का। और फिर इसमें जैसे हम देखिए यहाँ एक डायग्राम हमने दे के रखा है, जैसे कि एजिटेशन सिस्टम होता है, एक फीडिंग पंप होगा जिसमें कि हम कंटेमिनेटेड मटेरियल डालेंगे, फिर उसमें हम एयर की सप्लाई करेंगे और सबमर्ज एरेटर है, यहाँ से भी एयर को बबल्स आएंगे और फिर रिएक्टर टैंक है, इसमें फिर हम कुछ एजिटेशन सिस्टम से हम इसको मोटर को अगर घुमाएंगे तो एजिटेशन होने से जो माइक्रोब्स इसमें होंगे वो अच्छे से ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर इज यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, कंटेनमेंट ग्राउंड वाटर इज सर्कुलेटेड इन एरेशन बेसिन वेयर माइक्रोब्स डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मिंग स्लज एंड दैट इज डिस्पोज्ड एंड रिसाइकल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लज जो बनेगा उसको बाद में हम डिस्पोज कर देते हैं या ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिसाइकिल कर देते हैं। तो ये एक तरह का एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन है, क्योंकि ये जो कंटेमिनेटेड वाटर था मान लीजिए वो अपने जगह से इस बायो रिएक्टर में लाया गया और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ, इसलिए एक्स सिटू है। और तीसरा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एक मटेरियल को उसको वहाँ से डिस्प्लेस करके कंपोस्टिंग पिट में उसको डाल के एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है
तो उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से एक C2 बायोरिमेडिएशन प्रोसेस ही हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फाइटो रिमीडिएशन। तो फाइटो रिमीडिएशन क्या होता है? अभी हम देख रहे थे बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वो कॉन्टेमिनेट्स को डिग्रेड करते हैं। और यहाँ फाइटो रिमीडिएशन में क्या होता है, हम बायो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हेल्प नहीं लेते हैं, हम लेते हैं हेल्प प्लांट्स का। तो फाइटो रिमीडिएशन इज द यूज ऑफ प्लांट्स टू रिमूव कॉन्टेमिनेंट्स फ्रॉम सॉयल एंड वाटर। तो प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लांट्स की एब्जॉर्प्शन की, वो हम अभी आगे देखेंगे। और उसके इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम सॉयल और वाटर के जो कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं कुछ प्लांट्स और किस टाइप के कॉन्टेमिनेंट्स को भी कैसे रिमीडिएशन करते हैं। जैसे मस्टर्ड का प्लांट, वो हेवी मेटल्स जैसे कैडमियम, लेड, मरकरी, कॉपर, ये सबको रिमूव करता है। और ये चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था उसमें इन्होंने सीजियम को भी हटाने के लिए मस्टर्ड का यूज़ किया गया था। फिर विलो जो ट्री होती है उसमें कैडमियम, निकल, लेड ये हटाते हैं। पॉपुलर ट्रीज जो होता है क्लोरीनेटेड सब्सटेंसेस जैसे ट्राइक्लोरोइथेलाइन और कार्सिजेनिक जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उसको भी ये रिमेडिएशन करता है। इंडियन ग्रास पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को रिमेडिएशन करता है। सनफ्लावर यूरेनियम का रिमेडिएशन करता है। तो फाइटो रिमेडिएशन में क्या होता है कि जो कॉन्टामिनेटेड सॉयल या वाटर में जो होते हैं वो कॉन्टामिनेंट्स जो होते हैं उनका फाइटो स्टेबलाइजेशन करता है। तो फाइटो स्टेबलाइजेशन मतलब रिडक्शन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टामिनेंट्स। तो फाइटो स्टेबलाइजेशन से ये जो है प्लांट्स क्या करते हैं, उनको डिकॉन्टेमिनेट करते हैं। और रूट्स अगर जो करता है वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, तो इसको बोलते हैं राइजोफिल्ट्रेशन। और उसके बाद ये फाइटो स्टिमुलेशन के मेथड से, स्टिमुलेशन कैसे होता है, माइक्रोवेव एक्टिविटी से होता है। तो ये करने के बाद जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अपने सिस्टम में लेता है तो उनका फाइटो डिग्रेडेशन करता है। और फाइटो डिग्रेडेशन मतलब जो ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन करता है। और उसके बाद फाइटो एक्सट्रैक्शन एंड फाइटो वोलेटाइजेशन, तो वोलेटिलाइजेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट टिश्यू। तो ये मेथड से जो प्लांट है वो फाइटो रिमीडिएशन करता है। इतना आपको डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे था इसलिए बता दिया। हमको जस्ट फाइटो रिमीडिएशन का मेथड पता करना है और कुछ जो हमने एग्जांपल्स पहले देखे तो वो जानना है, और वो भी बहुत डिटेल में नहीं, बस छोटा मोटा एग्जांपल जानना है कि हैवी मेटल्स को भी ये रिमीडिएशन कर सकता है और कुछ हाइड्रोकार्बन्स को भी कर सकता है। इतना भी जानेंगे तो काफ़ी है हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ई वेस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ई वेस्ट आज के डेट में इतना इम्पॉर्टेंट हैज़ार्ड बन गया है हमारे लिए कि हमको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा इससे। और इसका जो रिसाइकलिंग है वो हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ है, और रिसाइकलिंग इसका प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होगा तो ये हमारे फ्यूचर में भी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। तो ई वेस्ट क्या होता है? तो ई वेस्ट है द डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट यूज्ड इन ICT, home appliances, audio video products and all of their peripherals is popularly known as electronic waste, that is e-waste। तो e-waste होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज़ करते हैं, और आज के जो मॉडर्नाइजेशन का जो ज़माना चल रहा है उसमें ई-वेस्ट जो है वो बहुत लगभग हर घर से ई-वेस्ट का जनरेशन होने लगा है। तो ई-वेस्ट इज़ नॉट हैज़ार्डस इफ़ इट इज़ स्टॉक्ड इन सेफ स्टोरेज और रिसाइकल्ड बाई साइंटिफिक मेथड्स। तो ई वेस्ट जो है वो आपको पता है जनरेट हो रहा है, अगर उसको हम प्रॉपरली स्टोरेज करें या रिसाइकल साइंटिफिक तरीके से करें तो ये हैज़ार्डस नहीं होता है। और अगर फॉर्मली इसको अच्छे से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही ई वेस्ट को अगर हम प्रिमिटिव तरीके से रिसाइकिल करें,
जस्ट अगर प्रॉफिट कमाने के लिए उसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको किसी तरह से हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए अनसाइंटिफिक तरीके से उसका अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या रिसाइकिल उसको करते हैं, तब वो हैजार्डस हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत तरीके के कार्सिनोजन हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जो कि हमें हमारे फूड चेन में अगर मिक्स हो गए तो फिर हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगे। और देखिए ई वेस्ट जनरेटेड बाय कंट्री, तो ये जो है इसमें देखिए यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, ये कुछ सम ऑफ द मेजर ई वेस्ट जनरेटिंग कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन को तो पूरा उन्होंने एक साथ रखा है। फिर भी अगर हम रैंक वाइज देखें तो यूएसए टॉप पे है, फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर चाइना है, उसके बाद फिर इंडिया है, एंड देन फिर जापान है। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन होल्ड करता है। पर कैपिटा में भी हमको लग सकता है कि हम ई वेस्ट काफ़ी कम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर एज ए होल देखें तो इंडिया भी एक सब्सटेंशियल ई वेस्ट जनरेटर है। सोर्सेज एंड हेल्थ इफेक्ट्स ई वेस्ट का, तो मैंने बताया था ई वेस्ट में काफ़ी हेवी मेटल्स होते हैं, तो उसमें जो सोर्सेज है और जो हेल्थ इफेक्ट है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो लेड, ई वेस्ट, लेड जो है ई वेस्ट का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज इन ग्लास पैनल्स एंड गैस्केट्स इन कंप्यूटर मॉनिटर्स, सोल्डर्स इन पीसीबी एंड अदर कंपोनेंट्स। तो लेड के साइड इफेक्ट्स या हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? ये डैमेज टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्लड वेसल्स, किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। It also affects the endocrine system and impedes brain development among children. तो ये ब्रेन डेवलपमेंट, सेंट्रल नर्वस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही डैमेज पहुंचाता है, और बच्चों में तो ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो होने नहीं देता है। It tends to accumulate in the environment and has high acute and chronic effects on plants, animals and microorganisms. तो एक्यूमुलेट होता है तो इसका बायोमैग्निफिकेशन आसानी से हो जाता है। कैडमियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ई वेस्ट का। ये कहाँ यूज़ होता है? सेमीकंडक्टर्स में बनता है, चिप रजिस्टर्स में, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स, ओल्ड कैथोड रे ट्यूब, जो हमारे बड़े टीवी पहले हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जहाँ पीछे इतना बड़ा आप देखेंगे ट्यूब हुआ करता था, CRT बोलते थे इसको। तो इसमें कैडमियम का यूज़ होता है, और ये स्पेशली जो है किडनीज में एक्यूमुलेट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो ये टॉक्सिक होता है और हमें किडनी हमारी ख़राब कर देता है। फिर नेक्स्ट है मरकरी। अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ मरकरी इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो मरकरी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। ये थर्मोस्टैट्स, सेंसर्स, स्विचेस, मेडिकल इक्विपमेंट, बैटरीज, थर्मोमीटर्स, ये बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है इसका, लेकिन इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन, किडनी, फीटस, ये सबको बहुत ज़्यादा ये डिग्रेड करता है, और डेवलपमेंट ऑफ फीटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होता है मरकरी एक्सपोजर को। मरकरी वाटर में भी स्प्रेड होता है और मिथलेटेड मरकरी बनता है और बायो एक्यूमुलेट करता है ये। और ये बायो एक्यूमुलेट करने से, जैसे फ़िश में, छोटी फ़िश में एक्यूमुलेट हुआ, फिर बड़ी फ़िश ने छोटी फिशेस को खाया तो और क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हुआ है, धीरे धीरे फूड चेन में ये बढ़ता जाता है। और स्पेशली इसके कारण जो डिजीज़ होता है वो मिनामाता डिजीज़ बोलते हैं उसको, और ये ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा, बीच में जो जापान की सिटी है मिनामाता, वहाँ पे ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलने लगा था, इसलिए उसका नाम मिनामाता डिजीज़ ही बोल दिया गया। फिर हेक्सावेलेंट क्रोमियम, ये कोरोजन प्रोटेक्टर ऑफ अनट्रीटेड एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेट्स में यूज़ होता है, और हार्डनर फॉर स्टील हाउसिंग भी होता है। ये DNA में डैमेज करता है और एक्सट्रीमली टॉक्सिक इन एनवायरमेंटल, और ये लंग कैंसर भी कॉज करता है। फिर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये प्लास्टिक हाउसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सर्किट बोर्ड में जो आग न लगे इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसीलिए देखिए इसका नाम भी है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स।
तो ये डायबिटीज़ कॉज करता है, न्यूरल डिसऑर्डर्स कॉज करता है, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस में भी इसका हाथ है। ये BFR UPSC में पहले भी आ चुका है। फिर बेरियम, ये कंप्यूटर में CRT पैनल में लोगों को रेडिएशन से बचाने के लिए यूज़ होता था, लेकिन इससे एक्सपोजर जो है ये ब्रेन स्वेलिंग कर सकता है, मसल वीकनेस ला सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, लिवर को डैमेज कर सकता है, और स्प्लीन, ये भी हमारा एक ऑर्गन है, तो उसको भी ये डैमेज कर सकता है। फिर बेरिलियम, ये मदरबोर्ड्स, फिंगर क्लिप्स, कॉपर बेरिलियम एलॉय, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करते हुए ये स्ट्रेंथनिंग एजेंट का काम करता है। तो ये बेरिलियम जो है एक्सपोजर, ये लंग कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकता है, पुअर वुंड हीलिंग, मतलब कि आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे, और वाट लाइक बम्प्स, ये फोड़े जैसे इसके बम्प्स बॉडी पे हो जाते हैं, तो इस टाइप के इफ़ेक्ट वो ह्यूमंस में लाता है। टोनर्स, ये प्लास्टिक प्रिंटर कार्ट्रिज और कलर टोनर जो होता है, हैवी मेटल्स इसके कंपोनेंट होते हैं। इनहेल करने से इसके हम कांटेक्ट में आते हैं और ये एक रिस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन कॉज करता है। कार्बन ब्लैक हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्लास 2B कार्सिनोजेन, तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है। अब हम देखिए ई वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का कहाँ पे स्टैंड है ई वेस्ट के लिए। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2014 के हिसाब से 1.7 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया। और इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि मुंबई जो है फर्स्ट रैंक है, फिर दिल्ली, फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, और 65 सिटीज़ ओनली 60% ऑफ द टोटल जनरेटेड ई वेस्ट करती हैं, और जो 10 स्टेट हैं वो 70% ऑफ टोटल ई वेस्ट जनरेट करते हैं। तो इंडिया ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में लाया और बाद में उसको अपने हिसाब से अमेंड भी किया। वो क्या कहता है कि इसका लाने का मकसद था टू कलेक्ट द आइटम्स एंड प्रिजर्व देम इन ए वे दैट डज नॉट कॉज डैमेज टू द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में कम से कम डैमेज हो, उसके लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाया गया। तो अगर हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग इन इंडिया देखें तो सिर्फ 22% ऑफ ई वेस्ट इज़ बीइंग रिसाइकल्ड इन इंडिया, और ब्रेकअप ऑफ ई वेस्ट अगर इंडिया में देखें तो 70% हमारा कंप्यूटर इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसमें ये यूज़ होता है। फिर 12% हमारा टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यूज़ होता है, फिर 8% इलेक्ट्रिकल में, फिर मेडिकल इक्विपमेंट में 7%, और उसके बाद फिर अदर इक्विपमेंट। तो हमने आज बायो रिमेडिएशन के बारे में पढ़ा, फाइटो रिमेडिएशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद फिर ई वेस्ट के बारे में पढ़ा, और इंडिया में ई वेस्ट का क्या सिनेरियो है और क्या रूल्स हैं, कैसे उसको रिसाइकिल किया जाता है, और क्या ई वेस्ट का ब्रेकअप है, उसके बारे में पढ़ा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड।